हेलो एवरीवन। आज की कहानी है नंदों की अहमियत। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओ मम्मी, भावुक मत बनो, समझने की कोशिश करो। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनते ही विभा के हाथ से टेलीफोन का चोंगा छूटकर आधे में झूल गया। कानों में जैसे पिघलता शीशा पड़ गया। दिल दहला देने वाली एक दारुण चीख दीवारों और खिड़कियों को पार करती हुई पड़ोसियों के घरों से जा टकराई। सब चौंक पड़े और चीख की दिशा की ओर दौड़ पड़े। क्या हुआ बहन जी? किसी पड़ोसी ने पूछा तो विभा ने कुर्सी की ओर इशारा किया। अरे कैसे हुआ यह सब? कब हुआ? सभी चकित रह गए। अभी अभी आए थे, विभा ने रोते हुए कहा। अखबार लेकर बैठे थे, मैं चाय का प्याला रख कर गई। थोड़ी देर में चाय का प्याला उठाने आई तो देखा चाय वैसे ही पड़ी है, अखबार हाथ में है। सो रहे हो क्या? मैंने पूछा, पर कोई जवाब नहीं दिया। चाय तो पी लो, मैंने फिर कहा, मगर बोले ही नहीं। मैंने कंधा पकड़कर झिंझोड़ा तो गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। मैं घबरा गई। डॉक्टर को दिखाया क्या? डॉक्टर को ही दिखाकर आए थे, विभा ने रोते हुए बताया। 1-2 दिन से कह रहे थे कि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने ईसीजी वगैरह किया और कहा कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना, आपको हार्ट प्रॉब्लम है। घर आकर मुझसे बोले, ये डॉक्टर लोग तो ऐसे ही डरा देते हैं। कहता है हार्ट प्रॉब्लम है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना। भला सीढ़ियाँ चढ़कर नहीं आऊँगा तो क्या उड़कर आऊँगा? पर हुआ क्या है मुझे? भला चंगा तो हूँ। लाओ चाय लाओ। अखबार भी नहीं देखा आज तो। अखबार लेकर बैठे ही थे बस। मैं चाय का प्याला रख कर गई। इतनी ही देर में सब कुछ खत्म हो गया। विभा बिलक पड़ी। बेटे को फोन किया। पड़ोसी शर्मा जी ने झूलता हुआ चोंगा क्रेडल पर रखते हुए पूछा। हाँ किया था। कब तक पहुँच रहा है? वह नहीं आ रहा है। विभा फिर बिलक पड़ी। कह रहा था आना बहुत मुश्किल है, यहाँ इतनी आसानी से छुट्टी नहीं मिलती। दूसरे उसकी पत्नी करीना वहाँ अकेली नहीं रह सकती। यहाँ वह आना नहीं चाहती क्योंकि यहाँ दंगे बहुत हो रहे हैं। मुसलमान ईसाई कोई भी सुरक्षित नहीं यहाँ। कोई मार दे तो मुसीबत, बिजली घर में कर दो तो सब। वहाँ किसी की ज़रूरत नहीं, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। और कोई रिश्तेदार है यहाँ? हाँ, एक बहन है, विभा ने बताया। अरे हाँ, याद आया, परसों ही तो मिलकर आए थे। सोमेश जी उनसे कह रहे थे कि यहाँ मेरी दीदी है, उनसे ही मिलकर आ रहा हूँ। आप उनका पता बता दे तो हम उन्हें खबर कर दें, शर्मा जी ने कहा। वहाँ फौरन एक आदमी दौड़ाया गया। सबने मिलकर सोमेश के पार्थिव शरीर को जमीन पर लिटा दिया। आसपास की और भी महिलाएं आ गई जो विभा को सांत्वना देने लगी। तभी रोती बिलखती लक्ष्मी दीदी आ पहुंची। हाय रे भाई रे, क्या हुआ तुझे? परसों ही तो मेरे पास आया था, भला चंगा था। यह क्या हो गया तुझे? एक ही दिन में जाना था तो मुझे था, चला तू गया मेरे से पहले ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर। हाय रे, यह क्या हो गया तुझे? बहुत ही मुश्किल से सबने उन्हें संभाला। उन्होंने अपनी तीनों बहनों मानसी, माया, केतकी व अन्य सब रिश्तेदारों के पते बता दिए। फौरन सबको सूचना दे दी गई। थोड़ी ही देर में सब आ पहुँचे। काफ़ी देर तक कोहराम मचा रहा, फिर सब शांत हो गए, पर विभा रोए ही जा रही थी। लक्ष्मी दीदी कितनी ही देर तक विभा के चेहरे की ओर एकटक देखती रही। विभा के चेहरे पर 22 वर्ष पुराना माँ का चेहरा उभर आया। जब बापूजी गुजरे थे और उन्होंने बेंगलोर फ़ोन किया था, बापूजी नहीं रहे, फ़ौरन आ जाओ। पर ये तो दौरे पर गए हुए हैं, कैसे आ सकते हैं एकदम सब? विभा ने बेरुखी से कहा था। तुम उसके दफ्तर फ़ोन करो, वह बुला देंगे। किया था, पर उन्हें कुछ नहीं मालूम कि वह कहाँ है। ऐसा कैसे हो सकता है? दफ्तर वालों को सब पता रहता है कि कौन कहाँ है। वहाँ रहता होगा पता, यहाँ नहीं। विभा ने तीखे स्वर में कहा था। मुझे दफ्तर का फ़ोन नंबर दो, मैं वहाँ कॉन्टैक्ट कर लूँगी। मेरे पास नहीं है नंबर, कहकर विभा ने रिसीवर पटक दिया था। ऐसे समय में भी विभा ऐसा व्यवहार करेगी, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। आखिरकार चाचा जी ने ही सब क्रियाक्रम किए। इसने जैसा किया वैसा ही अब इसके आगे आया। यह तो शुरू से ही परिवार से कटी कटी रही थी। हम 4 बहनें थी, भाई एक ही था। बस कितना चाव था इसका कि सबको बहू आएगी, घर में रौनक होगी, सबके साथ मिलजुल कर बैठेगी। अम्मा तो इसे जमीन पर पैर ही ना रखने दे।
हर समय माया केतकी से कहती रहती, जा अपनी भाभी के लिए हलवा बना कर ले जा, हलवाई के यहाँ से गरम गरम पूरियाँ ले आओ नाश्ते के लिए, भाभी से पूछ ले ठंडा लेगी या गरम, भाभी के नहाने की तैयारी कर दे, गुसलखाना अच्छी तरह साफ कर देना। शाम को कभी गरम गरम इमरती मंगाती तो कभी समोसे मंगाती, जा अपनी भाभी के लिए ले जा। पर भाभी की तो वो ही तनी रहती थी हरदम। एक दिन बिफर ही पड़ी दोनों, हम नहीं जाएंगे भाभी के पास, छिड़क पड़ती है, कहती है कुछ नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ यह सब। मानसी ने माँ से एक दो बार कहा भी, क्या ज़रूरत है इतना सिर पर चढ़ाने की, रहने दो स्वाभाविक तरीके से, अपने आप खाएगी पिएगी जब भूख लगेगी, तुम क्यों चिंता करती हो बेकार में। अरे कौन सी 5-7 बहुएं आएंगी, एक ही तो है, उसी पर अपना लाड़ चाव पूरा कर लूं। पर इसने तो उनके लाड़ चाव की कभी कदर ही ना जानी, न ही नंदे कभी सुहाई। आते ही यह तो अलग रहना चाहती थी। इत्तेफाक से सोमेश की बदली हो गई। माया केतकी की शादी में आई थी बिल्कुल मेहमान की तरह, न किसी से बोलना चालना, न किसी से काम धंधे से मतलब था। कमरे में ही बैठी रही अलग थलग सबसे, गुमसुम बिल्कुल, और अभी भी ऐसे ही बैठी है जैसे पहचानती ही न हो। चलो नहीं तो न सही, हमें क्या, हम तो अपने भाई की आखिरी सूरत देखने आए थे, देख ली, अब हम काहे को आएंगे यहाँ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य की आवाज़ से दीदी की तंद्रा टूटी। अर्थी उठ गई, हाहाकार मच गया, सब अर्थी के पीछे पीछे चल पड़े। आज माँ के घर का यह संपर्क भी खत्म हो गया। औरत कितनी भी बड़ी उम्र की हो जाए, माँ के घर का मोह कभी नहीं टूटता। नियति ने आज वह भी तोड़वा दिया। कैसे इंतज़ार रहता था राखी टीके का, सुबह ही आ जाता था और सारा दिन हंसा हंसा कर पेट दुखा देता था। ये तीनों ही यहाँ आ जाती थी मेरे पास ही। अर्थी के पीछे पीछे चलते हुए वह फिर से फूट पड़ी। अब कहाँ आना जाना होगा यहाँ, जिसके लिए आते थे वही नहीं रहा, अब रहा ही क्या है यहाँ। अचानक उसकी नज़र विभा पर पड़ी जो अर्थी के पीछे पीछे जा रही थी। उसके चेहरे पर मेकअप की जगह अवसाद छाया हुआ था, आंखों का आईलाइनर आंसुओं से धुल चुका था, होठों पर लिपस्टिक की जगह पपड़ी जमी थी, सेट किए बाल बुरी तरह बिखर कर रह गए थे, मुड़ी तुड़ी सफ़ेद साड़ी, बिना बिंदी के सूना माथा, सूनी मांग, रूखे केश और उजड़े वेश में उसका इस तरह वैद्य रूप देखकर दीदी का दिल बुरी तरह दहल उठा। रंगत ही बदल गई इसकी तो जरा सी देर में। कैसी सजी सजाई दुल्हन के वेश में आई थी। 35 साल पहले कितना सजाती थी खुद को, और आज सोमेश बिना कैसी हो गई। आज रहा ही नहीं इसका दुनिया में कोई। माँ बाप तो बापूजी से पहले चल बसे थे। एक बहन थी, वह शादी के 2-2.5 साल बाद अपने साल भर के बेटे को लेकर ऐसी बाजार गई सो आज तक नहीं लौटी। एक भाई है, वह किसी माफिया गिरोह से जुड़ा है, कभी जेल में तो कभी बाहर। एक ही बेटा है, वह भी इस दुख की घड़ी में मुंह फेर कर बैठ गया। उन्हें उस पर बहुत तरस आया। बेचारी कैसी खड़ी की खड़ी रह गई। अर्थी को गाड़ी में रख दिया गया। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी और कुछ ही देर में आंखों से ओझल हो गई। गाड़ी के जाने के बाद विभा का मन बेहद अवसादग्रस्त हो गया। जब हम दुख में होते हैं तो अपनों का साथ सबसे अधिक चाहते हैं, पर ऐसे दुखद समय में भी अपनों का साथ न मिले तो मन बुरी तरह टूट जाता है। अकेलापन, बेबसी बुरी तरह मन को सालने लगती है। यही हाल उस समय विभा का हो रहा था। बार बार उसे अपने बेटे की याद आ रही थी कि काश इस घड़ी में उसके पास होता, उसे गले लगा कर रो लेती, कुछ शांति मिलती। कितनी अकेली है आज वह, न माँ बाप न भाई बहन, कोई भी तो नहीं आज उसका जो आकर उसके दुख में खड़ा हो। नीचे धरती ऊपर आसमान, कोई सहारा देने वाला नहीं। बेटे के शब्द बार बार कानों से टकराकर उसके दिल को बुरी तरह कचोट रहे थे। जिसे जिंदगी भर अपने से ज़्यादा चाहा, जिसके कारण उम्र भर किसी की परवाह नहीं की, उसी ने आज ऐसे दुर्दिनों में किनारा कर लिया। माँ के लिए जरा सा भी दर्द नहीं, बाप के जाने का जरा गम नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कैसी पत्थर दिल औलाद है, जब अपनी पेट जाई औलाद ही अपनी न बनी तो और कौन बनेगा अपना। सास नंदे तो भला कब हुई किसी की, वे तो उम्र भर उसके और सोमेश के बीच दीवार ही बनी रही। सोमेश तो सदा अपनी माँ बहनों में ही रमा रहा, उसकी तो कभी परवाह ही नहीं की।
इस कारण सदैव सोमेश और उसके बीच दूरी ही बनी रही। अब भी तो देखो, एक भी शब्द नहीं कहा किसी ने। सोमेश के सामने ही कभी अपनी न बनी तो अब क्या होगा भला? कैसे रहेगी वह अकेली जीवन भर? न जाने कितनी पहाड़ सी उम्र पड़ी है, कैसे कटेगी, किसके सहारे कटेगी? उसे अपने पर काबू नहीं हो पा रहा था। दूसरी ओर बेटे की बेरुखी साल रही थी। उसे लगा जैसे वह गहरे मझधार में फंसी बार बार डूब रही हो, उतर रही है। कोई उसे सहारा देने वाला नहीं, किनारे आ जाए। क्या करे, कैसे करे? उसने तो कभी सोचा भी ना था कि ऐसा बुरा समय भी देखना पड़ेगा। वह वहीं सीढ़ियों की दीवार का सहारा लेकर बिलख पड़ी जोर जोर से। सामने से उसे लक्ष्मी दीदी, मानसी, माया, केतकी आती दिखाई दी। उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया और सांत्वना देने लगी। चुप कर विभा, बहुत रो चुकी। वह तो सारी उम्र का रोना दे गया, कब तक रोएगी? कहते कहते लक्ष्मी दीदी स्वयं रो पड़ी और तीनों बहनें भी विभा के गले लग फफक पड़ी। सबका दुख समान था, अतः जीवन भर का सारा वैमनस्य पल भर में ही आंसुओं में धुल गया। हाय, क्या हाल हो गया भाभी का! माया केतकी ने उसे गले लगते हुए कहा। मैं क्या करूं दीदी, कैसे करूं, कहाँ जाऊं? विभा ने बिलखते हुए कहा। तू धीरज रख विभा, जाने वाला तो चला गया, अब लौट कर तो आएगा नहीं। लक्ष्मी दीदी ने उसे प्यार से सीने से लगाते हुए कहा। पर मैं अकेली कैसी रहूंगी? सारी उम्र पड़ी है। वह तो मुझे धोखा दे गए बीच में ही। कौन कहता है तू अकेली है? वह नहीं रहा तो क्या, हम चार तो है ना तेरे साथ। तुझे ऐसे अकेले थोड़ी छोड़ेंगे। चलो घर में चलो। वे चारों विभा को घर में ले आई। माया केतकी ने सारा घर धो डाला। मानसी ने उसके नहाने की तैयारी कर दी। तब तक लक्ष्मी दीदी उसके पास बैठी उसके आंसू पोंछती रही। थोड़ी ही देर में सब नहा लिए। माया केतकी चाय बना लाई। नहाकर चाय पीकर विभा का मन कुछ शांत हुआ। उस वक्त विभा को वे चारों अपने किसी घनिष्ठ से कम नहीं लग रही थी, जिन्होंने उसे ऐसे दुख में संभाला। उसे लगा जिन्हें उसने सदा अपने और सोमेश के बीच दीवार समझा, असल में वह दीवार नहीं थी, वह तो उसके मन का वहम था। उसके मन के शीशे पर जमी ईर्ष्या की गरज थी। आज वह वहम की दीवार गहन दुख ने तोड़ दी। मन के शीशे पर जमी ईर्ष्या की गरज आंसुओं में धुल गई। बेटा नहीं आया तो क्या, उसकी चार चार नंदे तो हैं उसके दुख को बांटने वाली। वे चारों उसे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा लग रही थी। आज दुख की घड़ी में वे ही चारों अपनी लग रही थी। आज पहली बार उसके मन में उन चारों नंदों के प्रति अपनत्व और नंदों की अहमियत का आभास हुआ। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।